अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाजिर है 7 करोड़ की आखिरी किस्त। सब ठीक हो जाएगा। और दिल का क्या है, ये तो चांद की भी तमन्ना करता है। तो क्या हम इसे चांद तोड़ कर दे देते हैं? नहीं ना। तो मेरी जान, जिस तरह हम चांद की तमन्ना पर इसे बहला लेते हैं, तुम भी अपने दिल को बहला लो। नहीं भी बहलेगा तो वक्त गुजरने के साथ खुद ब खुद बहल जाएगा। कदर तवक्कुफ़ के बाद कहने लगी, अलबत्ता दूसरा रास्ता ज़रा दुश्वार गुजार है। मामी की मिसाल तुम्हारे सामने है। एक तो आगा जी ने उन्हें कबूल नहीं किया, दूसरे सारी ज़िंदगी वो इस खौफ में मुब्तला रहीं कहीं डैडी उन्हें छोड़ कर न चले जाएं। बिल आखिर डैडी लौट ही गए। कुछ वक्त के लिए सही गए, तो यकीनन आइंदा भी जाएंगे। और तुम तो डैडी के साथ चली गई। जबकि जबकि मम्मी ने बहुत डिस्टर्ब रही हैं इस सारे टाइम में, और तुमने उनकी हालत नहीं देखी। क्या तुम ऐसे हालात का सामना कर सकोगी? वो आहिस्ता आहिस्ता नफ़ी में सर हिलाने लगी। यही बेहतर है कि जवाहर शाह की कुछ बातें सुन लो और बस। सहारा आपी ने जितनी आसानी से बात ख़त्म कर दी थी, वो सब करना उसके लिए इतना आसान नहीं था। अगले कई दिन तक वो अपने आप को जवाहर शाह से बात करने के लिए तैयार करती रही। जिस दिन उसने सहारा आपी से कहा था कि आज वो खुद जवाहर शाह से बात करेगी, उसी दिन वो खुद आ गया। महज इत्तफाक था। जिस वक्त वो आया, नोमी के साथ लॉन में खड़ी थी। उसे देख कर लम्हा भर को वो डगमगा गई। दिल ने मचल मचल के उसके रास्तों में मुस्कुराहट के फूल सजाने की तरकीब दी। आंखें अलग उसे देख कर सैराब हो गई। मेरे खुदा, वो टूटने लगी, बिखरने लगी। अपने आप को संभालने के सहारा तो चाहिए था। सो नोमी का बाजू थाम लिया। कौन है? नोमी पूछ रहा था। उसका दिल जा उसकी कम इल्मी पर उसका दिल खोल कर मजाक उड़ाए, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी ये कहना पड़ा कि ये जवाहर शाह है। सारा कैसी हो? वो उसके करीब आकर पूछने लगा। नोमी, ये जवाहर शाह है, मेरे ताया जी का सबसे छोटा बेटा। वो उसकी बात का जवाब देने के बजाय नोमी को मुखातिब करके उसका तारुफ करवाने लगी। नोमी ने हेलो कहकर उससे हाथ मिलाया और फिर कहने लगी, जवाहर शाह, तुम अंदर चले जाओ, डैडी मौजूद है, प्लीज़ माइंड मत करना, मैं ज़रा नोमी के साथ जा रही हूँ। नोमी का बाजू पकड़ के पहले से जो थाम रखा था, अब बगैर महसूस अंदाज से खींचती हुई वहाँ से ले गई। और वो हैरान सा खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। इतनी बदअखलाक कब से हो गई हो तुम? बाहर आते ही नोमी ने उसे कहा। क्या मतलब? तुम्हारा कज़न इतनी दूर से आया था, कम से कम उसे अंदर तक तो पहुंचा देती। वो खुद जा सकता है, लेकिन तुम्हारा भी तो फ़र्ज़ था। बस मुझे मेरे फ़राइज़ मत याद दिलाओ। वो जल्दी से उसके पीछे बैठ गई। जाना कहाँ है? वो पूछने लगा। तुम्हारे घर। बहुत दिन हो गए मामू मामी जी से मिले हुए, और जब मैं कह रहा था तब तुम्हारे ही कहने से जा रही हूँ। वो हंसी तो उसने आदत के मुताबिक एक झटके से बाइक आगे बढ़ाई। नोमी के घर पहुँचते उसने फ़ोन किया। सहारा आपी, मैं मामू जी के घर आई हूँ, अभी नोमी के साथ आई हूँ। सुनो सारा, जवाहर शाह है। अपने तई सहर आपने उसे इतला दी? मैं जानती हूँ आपी, उसे देखकर तो नोमी के साथ आ गई हूँ। बेवकूफ़, कब तक फ़रार का रास्ता इख्तियार करती रहोगी? मैं क्या करूँ? वो लज कर पूछने लगी। फ़ौरन वापस आओ। नहीं आपी, मैं उससे कोई बात नहीं कर सकूँगी। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया कि मम्मी को बता दीजिएगा कि आज मैं यहीं रहूँगी। सहारा अपनी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर बज़ाहिर वो आसिया और समीना के साथ कभी बातों में मसरूफ़ रही, कभी किचन में, लेकिन उसका ध्यान मुसलसल घर की तरफ था जहाँ जवाहर शाह मौजूद था। रात भी वो बहुत बेकल रही। कितनी देर तक उसे नींद नहीं आई। हालांकि आसिया, समीना, नोमी के साथ मूवी देखकर वो 1 बजे के करीब बिस्तर पर गिर गई थी, फिर भी जागती रही। अपने आप को समझाते समझाते हार गई। जब भी उसका ख्याल दिल से झटकना चाहा, उसकी कोई ना कोई बात दिल पर दस्तक देती। तुम अच्छी लड़की हो, अव्वल रोज़ उसने कहा था, और फिर कायनात में उतरती ये ढेर सारी खूबसूरती और नयापन तुम्हारे वजूद का मरहून मिन्नत है। मैं वक्त की मुट्ठी से कुछ लम्हे चुरा लाया हूँ और इन्हें तुम्हारी संगत में अमर कर देना चाहता हूँ। जवाहर शाह, उसका दिल दुख से भर गया। मेरे लिए तो हर पल अमर हो गया है। वो जो तुम्हारी संगत में गुजरा और आंखों में हर मंजर ठहर गया है। मुझे बताओ, मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें भूल नहीं सकती और ना ही तुम्हारी आरज़ू कर सकती। मुझे माफ़ कर देना। आज जो सुलूक मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम उसके हकदार हरगिज़ भी नहीं थे। सुबह भी नाश्ते से फारिग हुई थी कि सहारा आपी का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा, जवाहर शाह चला गया, अब तुम जल्दी से आ जाओ। घर आकर उसे मालूम हुआ कि जवाहर शाह आगा जी का पैगाम लेकर आया था। हवेली में 2-3 शादियाँ थीं और आगा जी ने बस इस तरह सबको बुलाया था। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मी भी जा रही थी, क्योंकि आगा जी ने ख़ास तौर पे उन्हें बुलाया था, इसलिए उसे भी जाना पड़ा। हवेली में अच्छा खासा हंगामा बपा था। सब आपी और रस्मा मायूं बैठी थी, जबकि मामी, डैडी और सहर आपी के साथ हवेली में दाखिल हो रहे थे। इस वक्त उसने जवाहर शाह को बरामदे के सतून के पास खड़े देखा। उसके बाद सब मिलकर रस्मा के कमरे में चली हैं। जानती थी जवाहर शाह कम से कम यहाँ नहीं आएगा, और उसका सामना करने की हिम्मत वो अपने अंदर नहीं पैदा कर सकी थी। लेकिन आखिर कब तक उसका सामना ना होता। वाक़ा जी के बुलाने पर नीचे आई। वाक़ा जी के पास पहले से मौजूद था। उसकी आमद को अक्सर नज़रअंदाज करते अपने जूते की नोक से कालीन को हल्की हल्की ठोकर मारा था। वो चुपचाप आगा जी के सामने जाके खड़ी हो गई। पुत्र, आगा जी उसे देखकर कहने लगे, तुम ज़रा जवाहर शाह के साथ अपनी फूफी जी के पास चली जाओ। मैं?
उसके हलक में आवाज़ फंसी फंसी सी निकली। हाँ पुत्र, और तो कोई फारिग नहीं है, तुम ही चली जाओ, कुछ सामान वगैरह पहुँचाना है, और सना के लिए तुम्हारी ताई जी ने कुछ चीज़ें भेजी हैं, वो तो तुम एहतियात से उन्हें दे देना। फिर उससे कहने लगे, जाओ ज़बार शाह, देर मत करो। अच्छा आगा जी, चलता हूँ। मुलम्मी लंबे टक भरता बाहर निकल गया और आगा जी के कहने पर वो भी उसके पीछे चल पड़ी। गाड़ी में उसके बराबर बैठी तो अंदर से बहुत डरी हुई थी। ख्याल था वो अपनी तौहीन का बदला ज़रूर लेगा, लेकिन वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। बस गाड़ी की स्पीड जितनी बढ़ा सकता था बढ़ाता गया। वो बार बार उसे देख रही थी। होंठों से सख्ती से भींचे, होंठों को सख्ती से भींचे। नजरें स्क्रीन पर जमाए उसकी दोनों भवें तनी हुई थी। उनके दरमियान की लकीर अंदरूनी ख़ुशार की निशानदगी कर रही थी। वो रास्तों से वाकिफ़ नहीं थी, लेकिन जब गाड़ी एक झटके से रुकी तो अतराफ देखकर चौंक गई। ये फूफो जी का घर तो नहीं था, बल्कि तो रेस्ट हाउस था जहाँ वो सबके साथ आई थी। यहाँ क्यों आए हो? वो बगैर पूछे नहीं रह सकी। नीचे उतरो, वो जवाब देने के बजाय रूप से बोला। ज़बार शाह, वो एहतजाज करना चाहती थी, लेकिन उसने दरवाज़ा खोल के उसे नीचे धकेल दिया और ज़मीन पर गिर पड़ी और फ़ौरन उठने के बजाय गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। वो उतर के उसके पास आया और कलाई थाम कर तकरीबन घसीटता हुआ ढलाने रास्ते के ऊपर ले गया। ज़बार शाह, मैं इस सलूक की आदी नहीं हूँ। मैं भी इस सलूक का आदी नहीं था जो तुमने मेरे साथ किया। खैर, इसका हिसाब तो मैं बाद में लूँगा। पहले बताओ, यहाँ वक्त गुजारी के लिए तुमने मेरे से दिल लगी का नाटक क्यों रचा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बकवास मत करो। क्या यहाँ सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तुम्हें मैं ही नज़र आया था? तुम्हें मेरे जज्बों से खेलने की इजाज़त किसने दी थी? आज तक कभी किसी ने ये जसारत नहीं की थी। मैं भी ऐसी जसारत ना करती अगर मुझे मालूम होता कि तुम अस्मा से मंसूब। वो जो उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था एकदम रुक गया। तुमसे किसने कहा? तुम्हारी बहनों की ज़बानी मालूम हुआ। और क्यों, क्या ये गलत है? नहीं। और फिर यही एक लफ्ज़ कहकर वो खामोश हो गया और दोनों हाथों में सर थाम कर चीख पड़ी। पता नहीं तुम अपने हवासों में भी रहे हो या मैं हवास खो रही हूँ। बैठ जाओ। उसे खुद ही से कांधों से पकड़कर सोफे पे बिठा दिया। फिर जाकर उसके लिए पानी लेकर आया। सुनो, क्या मैं तुमसे नहीं कहा था क्या मैं आगा जी का कोई फ़ैसला कबूल नहीं करूँगा? तो क्या तुमने आगा जी से? नहीं। उसे उसके बाद काट दी। इसकी ज़रूरत ही पेश ही नहीं आई, क्योंकि इससे पहले जहांगीर लाला ने अस्मा के लिए आगा जी से कह दिया। और अस्मा भी यही चाहती थी, और आगा जी ने दोनों की रजामंदी से फ़ैसला उनके हक़ में दे दिया। और यूँ मैं खुद ब खुद आज़ाद हो गया। बात के इख्तिताम पर वो हल्के से मुस्कुराया, जबकि वो इसी तरह बैठी थी, पूरी आंखें खोले गैर यकीनी की कैफियत में। लेकिन ज़बार शाह, मैंने खुद देखा जब अस्मा खिड़की में खड़ी होकर तुम्हें देखा करती थी। ज़ाहिर है लॉन में सुबह सुबह एक्सरसाइज तुम ही करते थे ना। वो हंस पड़ा। तुम ठीक कहती हो, लेकिन अगर तुम हवेली की चारदीवारी से आगे नज़र दौड़ाती तो तुम्हें जहांगीर लाला चहलकदमी करते नजर आ जाते। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। उसने अपनी उंगलियों से पेशानी को रगड़ा। गुज़रे दिनों की कई बातें याद आने लगी। क्या सोचने लगी? उसका कंधा हिलाकर बोला, कुछ नहीं। वो तवील सांस लेकर उठ खड़ी हुई। आओ चलें, अभी पप्पू जी की तरफ भी जाना है। जी नहीं। उसके सामने आके खड़ा हो गया। क्या मतलब? अभी मुझे तुमसे उस सलूक का हिसाब लेना है जो तुमने अपने घर में मेरे साथ किया था। वो ज़रा सा झेंप कर हंस पड़ी। आई एम सॉरी ज़बार शाह, असल में। वो रुक कर फिर कहने लगी, अब तुम जान गए हो ये सब किस लिए हुआ। तुम भी जान लो सारा। क्या मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगा। उसकी पेशानी को उंगली से छूकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला। वो बस एक पल को उसे देख सकी, क्योंकि उसकी आंखों और लहजे में वही जज्बे सिमट आए थे जिन्हें महसूस करके वो नर्वस हो जाया करती थी। वो अब भी नर्वस हो रही थी और वो महसूस होकर हंस रहा था।